फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरी आत्मकथा के 7वें एपिसोड का आज प्रोग्राम है और इसमें हम कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रवेश और वहाँ के शिक्षकों की मनोदशा इसके बारे में बातचीत करेंगे। सामान्य तौर पर हम जो विश्वविद्यालय में या कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और खासतौर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके अंदर ये पब्लिकली अपने प्रवेश के बारे में बोलने और अपने प्रवेश को क्रिटिकली देखने, जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं उनके बारे में क्रिटिकली बोलने और देखने का भाव नहीं है। वो चाहे साउथ में पढ़ाने वाले लोग हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाने वाले लोग हों, चाहे उत्तर भारत में पढ़ाने वाले लोग हों, हम जो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर शिक्षक रहे हैं, वे अपनी दुनिया को एकदम रहस्यमय दुनिया बना के रखते हैं। कायदे से ये रहस्यमय दुनिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो कि एक सेक्शन के सामने पूरी तरह से खुली है। या हम ये कहें कि हम जो शिक्षक जिस परिवेश में अपने अकादमिक पेशेवर रवैये का विकास करते हैं, पेशेवर दृष्टिकोण का विकास करते हैं, पेशेवर कैरियर का विकास करते हैं, उसके बारे में मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी ने पब्लिकली इस तरह से, जैसे आज मैं ये बात कोशिश कर रहा हूं, पब्लिकली कोई बात कहें। हम लोग गाली देना पसंद करते हैं, हम लोग पीछे से निंदा करना पसंद करते हैं, लेकिन पब्लिकली एक नामवर जी इतने वर्षों तक प्रोफेसर रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने एकेडमिक जीवन में जो प्रोफेसर के तौर पर जो अनुभव है उस पर कभी नहीं लिखा। रामविलास शर्मा ने सबसे अच्छी आत्मकथा लिखी अपनी, लेकिन अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस पर और अपने साथ के लोगों पर, उनके एकेडमिक कार्यकलापों पर, उनकी पेशेवर रवैये पर कभी नहीं लिखा। तो हमारे यहां जो दो बड़े आइकॉन हैं, वो कॉलेज में रहे रामविलास जी और डॉक्टर नामवर सिंह प्रोफेसर थे और वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहे। तो हमारे यहां जो प्रोफेसरों का जो रुख है वो ये है कि जो उनका जो एकेडमिक संसार है, उस अकादमिक जगत में वे एक तरह से वो रहस्य बना के रखना चाहते हैं, उस पर खुल के बात नहीं करते। अपनी तो ये आदत नहीं है कि किसी चीज को रहस्य बना के रखा जाए। मैं जब 89 में मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, तो मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि मैं कलकत्ते में था और कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और उस गौरवपूर्ण इतिहास के साथ साथ कलकत्ते की जो सबसे बड़ी चीज थी जिसकी वजह से मैं कलकत्ता गया, वह चीज यह थी कि वहां लाइब्रेरी सुविधा बहुत थी और वो मुझे बुनियादी तौर पर बहुत आकर्षित करती थी चीज। दूसरी चीज जिसने कि मुझे आकर्षित किया, जिसकी वजह से मैंने कलकत्ता जाने का और रहने का फैसला किया, एक तो मेरी मजबूरी यह थी कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मैं नौकरी करता था अखबार में, और अखबार में जब भी संपादक की इच्छा हो रखे, जब इच्छा हो निकाल दे, ये धंधा चलता रहता था। तो आखिरी नौकरी मेरे पास में थी दिनमान में, जहां मैं काम कर रहा था। तो वहां से मैं अपनी नौकरी छोड़ के मैंने एक लेक्चरर के तौर पर कलकत्ते में नौकरी ज्वाइन की। अब मेरे लिए एक मुसीबत की बात यह थी और सबसे जटिल चीज यह थी कि मैं जेएनयू में पढ़ के गया था, और जेएनयू में जिस तरह के माहौल में मैंने पढ़ाई लिखाई की थी और जिस तरह के शिक्षकों के बीच में मैंने पढ़ाई लिखाई की थी, कलकत्ता जाने के बाद, और कलकत्ता जैसे जेएनयू वामपंथ का गढ़, कलकत्ता भी वामपंथ का गढ़, लेकिन दिक्कत यही कि जो जेएनयू में थी वही दिक्कत वहां पे भी थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में वामपंथ का समर्थन तो सब कोई करते थे।
एक अच्छा खासा शिक्षकों का एक बहुमत था जो कि वामपंथ के साथ था, लेकिन एक बड़ा तबका था, तकरीबन 50% लोग थे, शिक्षक थे, जो कि वामपंथ के साथ नहीं थे। और जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो विभिन्न विभागों की जो प्रकृति थी, वो एकदम संकीर्णतावादी थी और परंपरावादी थी। मैंने संयोग से जिस विभाग में अपनी नौकरी शुरू की, हिंदी विभाग में, उस समय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री थे, डॉक्टर पीएन सिंह थे, प्रबोध नारायण सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ साव थे, और हम दो नए लोग, मैं और डॉक्टर चंद्रकला पांडे, एज ए लेक्चरर उसमें दाखिल हुए। चंद्रकला पांडे उसी विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट थी और वो वहां एक कॉलेज में पढ़ाती थी, रानी बिड़ला में, पार्ट टाइम। मेरी ये पहली नौकरी थी और कलकत्ते के लिए, हिंदी विभाग के लिए, मैं दूसरा आउटसाइडर था। कलकत्ते में ये जो भूमिपुत्र का नारा, ये बहुत पावरफुल नारा है। इसको मैंने अपने जीवन में रग रग में महसूस किया है। जो लोग ये सोचते हो कि कलकत्ते में महानगर संस्कृति है, तो हो सकता है कि उनको महानगर संस्कृति मिली हो, लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब मैंने हिंदी विभाग ज्वाइन किया तो मेरे साथ में वही ट्रीटमेंट हुआ जो कि एक आउटसाइडर के साथ होता है। मुझसे पहले एक सज्जन थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो पहली बार एक आउटसाइडर के तौर पर एक शिक्षक आए थे, नाटक पढ़ाते थे, नाटक के अच्छे विद्वान थे। 2-2.5 साल से अधिक वो रह नहीं पाए और इतना प्रेशर क्रिएट किया गया उनके खिलाफ में कि उनको नौकरी छोड़ के जाना पड़ा। तो मेरे सामने ये चुनौती थी, पहली चुनौती ये थी कि मैं इस प्रेशर में किसी भी रूप में ना आऊं। और जब मैं वहां दाखिल हुआ तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। ये शॉकिंग इस सेंस में था कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ के गया था, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग अलग बैठने की जगह थी। हम विद्यार्थी के नाते प्रत्येक शिक्षक के कमरे में जाते थे और क्लास करते थे और चले आते थे। लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो स्थिति यह थी कि एक बड़ा हॉल घर था। उस हॉल घर में आर्ट फैकल्टी के सभी टीचर, उनके बैठने की जगह थी। तो सारे एक तरह से उस हॉल घर में घुड़साल की तरह ये सारे शिक्षक बैठते थे, उनकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट जगह नहीं थी। खासतौर पर मैं कह सकता हूं कि जो हिंदी विभाग में शिक्षक थे उनके पास में कोई स्वतंत्र जगह नहीं थी बैठने की, अभी भी नहीं है। खाली एक हेड के लिए कमरा था जिसमें कि आप मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए अलग से कोई बैठने की जगह नहीं थी। ये मेरे लिए थोड़ी सी इसने मुझे झटका दिया और मैं बहुत थोड़ा सा इससे थोड़ा सा विचलित हुआ कि काम कैसे किया जाएगा। आप पब्लिक प्लेस पर ही हमेशा बैठे रहेंगे, सार्वजनिक जगह पर बैठे रहेंगे। यानी हॉल घर का मतलब यह है कि वहां सभी कॉमर्स के, वहां संस्कृत के, बांग्ला के, वहां लिंग्विस्टिक्स के, वहां अंग्रेजी के, सभी विभाग के शिक्षक आ रहे हैं और वो बैठे हुए हैं और एक ही लंबी टेबलें लगी हुई हैं जोड़ के, और वहां सब शिक्षक बैठे हुए हैं। और उस हॉल की ब्यूटी ये थी कि उस हॉल में चारों तरफ दीवार पर पुराने जो रिटायर्ड प्रोफेसर है उनके फोटो लगे हुए थे, आइकॉन, जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो उस हॉल घर में घुसने के बाद में आपको ये लग सकता है कि ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है जहां आप बैठे हुए हैं। उसी तरह उस पूरे के पूरे, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रवेश की ये ब्यूटी रही है कि वहां हर चीज बहुत पुरानी है। वहां टेबलें भी हैं, वो बहुत पुरानी हैं, वहां कुर्सी भी बहुत पुरानी है, वहां जो दरभंगा हॉल है वो भी बहुत पुराना है, वो हिस्टोरिकल है। वो वहां पर जो कुर्सी मेज लगी हुई है, वहां पर जो बोलने की जगह बनी हुई है, उसके सामने जो डायस बनी हुई है
वो भी सब पुरानी है। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि प्राचीनता बोध पैदा न करे, हिस्टोरिसिटी पैदा न करे। यहां तक कि वाइस चांसलर के कमरे में भी जो कुर्सियां लगी हुई थी, जो टेबल लगी हुई थी उस समय, वह भी हिस्टोरिकल थी, पुरानी थी। और पंखे, पुराने जमाने के जो पंखे होते हैं, जो चलता है धीरे धीरे, जिसमें हवा नहीं होती, वो पंखे लगे हुए थे और टीचर रूम में, वो क्लास में, जिनमें के पंखा तो चलता था लेकिन उसमें हवा नहीं होती थी। अब आप सोचिए कि जिस कलकत्ते में सड़ी हुई गर्मी पड़ती हो, उसमें आप वो पसीने में तर रहे हैं और क्लास लें, पंखा चल रहा है किंतु। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा जिसे कहें कि मुश्किल खड़ी करने वाला जो है परिवेश था, जिसमें कि आप सड़ी हुई गर्मी में रहें, बैठे रहें, लेकिन आपके ऊपर हवा ना हो। और संयोग की बात बता रहा हूं कि 2 कक्षाएं थी जिसमें कि एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंडरी क्लासेस होती थी। उन दोनों में शिक्षक के ऊपर पंखा नहीं था, पंखा दूर थे शिक्षक से। और वही स्थिति थी, आधी क्लास के ऊपर पंखे रहते थे और आधी क्लास के ऊपर पंखे नहीं होते थे। और जो पंखे थे भी, उनमें हवा कम से कम होती थी। अब आप सोचिए कि आप वो तेज गर्मी में, जिसमें कि आप बिल्कुल एकदम नल से जैसे पानी टोंटी से गिरता है, ऐसे धारावाहिक तौर पर पसीना गिर रहा हो और आप क्लास ले रहे हो। और मेरी क्लास, संयोग की बात है कि कभी 60 मिनट से कम की क्लास नहीं होती थी। वो 60 मिनट की बजाय 65-70 की हो सकती है, लेकिन वो 55 मिनट की, 50 मिनट की क्लास कभी नहीं होती थी। मैं क्लास करने के लिए ही बदनाम था। जो मुझे जो सबसे ज्यादा, हाँ, एक और चीज थी, जहां हम लोग मतलब शिक्षक रूम जिसे हम लोग कहते हैं, वहां बैठते थे। उस शिक्षक रूम की ब्यूटी ये थी कि उसमें कोई एक्वागार्ड नहीं था। वहां पानी का एक घड़ा रखा हुआ था और वहां कोई पानी की मशीन भी नहीं थी जिससे कि पानी ठंडा हो और आपको मिल जाए। तो घड़े से पानी पियो और नल से पानी पियो, नहीं तो ठंडे पानी की मशीन या एक्वागार्ड, ये सब चीजें बहुत बाद में आई, बहुत बाद में आई। एक चाय वाला था जो कि वर्षों से चाय पिला रहा था लोगों को। वही एकमात्र उसकी खूबी थी कि वह ब्लैक टी या गोरी चाय, जिसे हम लोग दूध वाली चाय कहते हैं, वो चाय हमें सप्लाई देता था। और वो भी वर्षों से था, हिस्टोरिकल आदमी था वो भी। वो बार बार कहता था कि मैंने फलां को देखा है, वो तस्वीरों की तरफ इशारा कर करके। सो वहां आप वो जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में घुसे, तो आप वो हर स्टेज पर, लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको हिस्टोरिसिटी मिलेगी। आप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के दफ्तर की तरफ जाएंगे या दफ्तर के अंदर घुसेंगे, या विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर जहां बैठता है वहां घुसेंगे, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि ये वही चेयर थी जिस पर आशुतोष मुखर्जी बैठते थे, ये वही टेबल थी जिसका इस्तेमाल अब तक सभी वाइस चांसलर करते रहे हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जड़ता का, उसकी उस जड़ मनोदशा का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां अगर ट्यूबलाइट 50 साल पहले लगी है, तो वो 50 साल पहले की ट्यूबलाइट अभी भी झूल रही है। ममता के आने के बाद में ट्यूबलाइट बदली और पंखे बदले हैं, आप समझ सकते हैं। 35 साल लेफ्ट फ्रंट रहा, उसके पहले और दूसरे लोग भी थे, लेकिन जहां पंखा, और जिस स्पीड का पंखा था, जिसमें कि पंखा तो चलता था लेकिन हवा नहीं होती थी। क्या शानदार लेफ्ट मूवमेंट, क्या शानदार टीचर मूवमेंट, क्या शानदार राजनीतिक चेतना। लेकिन सवाल ही नहीं है कि आप ट्यूबलाइट बदलवा दें और आप ये कह दें कि भैया ये 2 ट्यूबलाइट है, इतना बड़ा हॉल है, इस हॉल में ये 2 या 3 ट्यूबलाइट से अंधेरा रहता है, इसमें एक 8-10 ट्यूबलाइट लगवा दो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम ये ट्यूबलाइट चेंज नहीं करा पाए। बरामदे के फर्श, कमरे के फर्श जैसे 150 साल से बने हुए थे, वैसे ही बने रहे, वो बदले नहीं। अगर टूटी कुर्सी है शिक्षक की, तो वो टूटी कुर्सी पर ही क्लास लेता था।
हमारी जहां क्लास होती थी उसके अपोजिट साइड में इंग्लिश डिपार्टमेंट की क्लास होती थी और उसके नीचे ही एक मेन रोड था जहां से ट्रैफिक का कोलाहल आता रहता था। अब आप सोचिए, ट्रैफिक के निरंतर कोलाहल में आप कैसे क्लास लेंगे? ह्यूज क्लास जिसमें 150-200 विद्यार्थी बैठे हैं। सवाल ही नहीं है कि आप उस कमरे को उस साइड से, रोड की साइड से बंद करवा दें। कोई सुनने वाला नहीं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की ब्यूटी यह थी कि वह परंपरा के नशे में आकंठ डूबा हुआ था और हर शिक्षक के पास में एक हिस्टोरिकल आख्यान था जिसमें कि वो उसके बाहर देखता ही नहीं था। आप किसी से ही बात कीजिए, मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं जिससे कि आप इस हिस्टोरिसिटी की बीमारी का आप अंदाजा लगा लें। यूजीसी की टीम आई, यूजीसी की टीम आई तो यूजीसी की टीम ऊपर लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में गई। लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में जब गई तो उन्होंने पूछा कि भाई आप शिक्षक लोग क्या करते हैं? तो बजाय इसके कि शिक्षक ये बताएं कि वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या उन्होंने रिसर्च की है, क्या किया, वो ये बताने के बजाय वो बताते ये थे, जैसे जिस कमरे में बैठे हैं, कि देखिए साहब ये तस्वीर देखिए, ये सुनीत कुमार चटर्जा की तस्वीर है, इन्होंने ये काम किया। अब यूजीसी की टीम में जो लोग आए थे उन्होंने नीचे आके, स्टाफ रूम में बैठा हुआ था मैं, वो परिचित थे मेरे, उन्होंने आगे कहा भाई बड़े मजेदार विश्वविद्यालय यार, हम शिक्षक से पूछ रहे हैं कि तुमने क्या क्या काम किया, वो बता रहे हैं कि हमारे पहले जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या क्या काम किया। यानी अतीत बोध इस कदर हावी कि वो आंखों के सामने घटित जो आधुनिक यथार्थ है उसे एकदम देखने के लिए तैयार नहीं। खैर, नौकरी करनी थी, कोई उपाय नहीं था नौकरी का, कोई विकल्प नहीं था। नौकरी शुरू की, और नौकरी शुरू की तो जाहिर है जो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में 5 शिक्षक थे, विष्णुकांत शास्त्री, पीएन सिंह, शंभुनाथ, रामप्रीत उपाध्याय और 2 हम लोग, चंद्रा पांडे और मैं। बाद में इस टीम में पीएन सिंह रिटायर करके, विष्णुकांत शास्त्री भी रिटायर करके, रामप्रीत उपाध्याय भी रिटायर करके, अमरनाथ शर्मा की एंट्री हुई, वो शामिल हुए इसमें। और बड़ा मजेदार था, सारा दृश्य बड़ा मजेदार था। मतलब मजेदार इस सेंस में कि हमारे एक स्टूडेंट ने, मैं नाम नहीं लूंगा, एक विद्यार्थी ने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया, उसके पास सारे कागज, रजिस्ट्रेशन कराया उसका, वो समय पर पीएचडी जमा नहीं कर पाया, बाकी सब कुछ कर लिया था उसने, लेकिन पीएचडी नहीं जमा कर पाया, तो इसलिए उसने छोड़ दिया बीच में। 10 साल के बाद में, 8 साल के बाद में वो विद्यार्थी फिर लौटा और उसने फिर पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन किया, तो मालूम पड़ा कि उसका तो वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब वो रजिस्ट्रार के पास गया, उसने पहले रजिस्ट्रार की चिट्ठी दिखाई जो 10 साल पहले की थी कि साहब मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब रजिस्ट्रार क्या है कि मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आप सोचिए, उस विद्यार्थी का पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका प्री सबमिशन हो गया, उसकी खाली पीएचडी जमा होनी थी जो किसी वजह से जमा नहीं हो पाई, और रजिस्ट्रार कह रहा है कि हमारे यहां तो यूनिवर्सिटी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे एक नहीं, मैं दसियों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां की कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं था। और तो और मैं अपनी अपनी बता रहा हूं मैं आपको, जब रिटायरमेंट के बाद में मैंने सब सरेंडर कर दिया और पेंशन के लिए अप्लाई किया, तो लिखना होता है ना कि आपने घर छोड़ दिया, आपने सब सरेंडर कर दिया, वो कर दिया, तो मैंने पेंशन ऑफिस में अपना फॉर्म भर के जमा किया। फिर 2-3 महीने बाद मैंने जाके पेंशन ऑफिस में पता किया तो कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा सर जी वो स्टेट ब्रांच से लिख के ही नहीं आया कि आपने घर सरेंडर कर दिया।
नहीं क्यों? बोले कि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। कमाल है। तो फिर मैं उस आदमी के पास गया, मैंने कहा भाई मैं ही तो जमा करके। बोले हाँ सर आप जमा कर गए। तो मैंने लिखने में क्या परेशानी कि मैंने घर सरेंडर कर दिया है। अब आप सोचिए, उसने लिखा, बोला मेरे पास कोई फाइल नहीं। मैंने फाइल को मार गोली, मैंने घर सरेंडर किया, घर का मैं भाड़ा देता रहा, यूनिवर्सिटी भाड़ा लेती रही, मैं तेरे हाथ में चाबी हैंडओवर करके गया, मेरे पास रिसीप्ट है इसकी कि मैंने हैंडओवर किया, इसके बावजूद वो कह रहा है कि मेरे पास कोई कागज नहीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की ये ब्यूटी कि वो यथार्थ को आंख खोल के देखना ही नहीं चाहता, और ये एक जगह की समस्या नहीं। तो पहली जो एंट्री हुई वो ये हुई कि जब कलकत्ता विश्वविद्यालय को देखा और समझा तो पहली एक चीज समझ में आई कि यहां अतीत प्रेम और अतीत के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत ही प्रबल है, और इस चीज को दिमाग में रख के ही अब शिक्षकों से बात की जा सकती है। तो पहली जिसे कहें कि शुरुआत हुई, बाई चांस की बात थी कि हमारी एक कोलीग थी चंद्रकला पांडे, वो सांसद बन गई क्योंकि वो पहले हेड थी उस समय, और जब वो सांसद बन गई तो उन्होंने अपना चार्ज मुझे सौंप दिया। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई लेक्चरर हेड बना। नियम लेक्चरर के हेड बनने का नहीं था, और मैं हेड इसलिए बन गया क्योंकि जो अध्यक्ष था उसके पास में यह अधिकार था कि वो अपना दायित्व किसी को भी देके जाए। अगर यूनिवर्सिटी को तय करना होता तो वो रीडर के नीचे किसी को दायित्व दिया नहीं जा सकता था। और मुझे जब ये दायित्व मिल गया तो जाहिर है कि मैं अपने मूड में था, और उसकी पहली जैसे कहें कि प्रस्तुति ये हुई कि हमारे यहां रजिस्टर में लिखने की आदत नहीं थी लोगों को, कोई रजिस्टर नहीं होता था। डिपार्टमेंट की कमेटी की मीटिंग का कोई रजिस्टर नहीं होता था। मीटिंग होती थी, मीटिंग में निर्णय होते थे, और निर्णय स्लिप पर लिख के हेड अपनी पॉकेट में डाल लेता था। मान लो किसी को पीएचडी में रजिस्ट्रेशन दिया तो वो डाल लिया, किसी को कुछ निर्णय लिया वो डाल लिया, लेकिन वो कहीं रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता था। तो पहली बार यह हुआ कि हमने एक रजिस्टर लिया, और रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज होती थी, साइन होते थे, और हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि जो भी हम फैसले लेंगे अपनी आम सहमति से फैसले लेंगे। हम वैसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिसमें कोई भी अगर एक भी असहमत है तो हम उस चीज को मानेंगे नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सहमति से चलेंगे। और अच्छी बात यह थी कि डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकों ने इसमें हेल्प की और वो इस बात पर सहमत हो गए। अब वे जब सहमत हो गए तो उसमें मेरी सुविधा थी, उनके लिए असुविधा थी, और यही वह जगह थी जहां से कि नए रास्ते खुले, नए लोगों की संभावनाएं खुली। नए लोगों की संभावना इन द सेंस कि पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ी संख्या में मैंने वहां जो कॉलेज में शिक्षक पढ़ाते थे ये पहल की कि वो लोग आए। मेरे वहां ज्वाइन करने के पहले सिर्फ प्रेसिडेंसी कॉलेज से एक शिक्षक थे सदानंद सिंह, वो पढ़ाने आते थे। मैंने जब ज्वाइन किया तो उनको हटा दिया गया, मुझे खराब लगा। तो मैंने फिर जब मेरे पास दायित्व आया तो मैंने ये बात सजेस्ट की कि हम क्यों ना जो लोग शिक्षक हैं, खासतौर पर जो कि 10 साल का जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और पीएचडी कर चुके हैं, उनको हम अपने यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाएं। लोग इस बात पर राजी हुए, और इसके बाद में एक अच्छा खासा हिस्सा जो कॉलेज में पढ़ाता था वो हमारे विश्वविद्यालय आया। और ये संयोग से मैं 3 बार हेड रहा, और ये हमने बार बार किया। सो पहला जो परिवर्तन था वो ये कि अब हर चीज रिकॉर्ड में दर्ज थी और डेट के हिसाब से दर्ज थी। दूसरी एक चीज और हुई, वो ये कि वहां एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी थी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मेन लाइब्रेरी से किताब लाके लाइब्रेरी में रख दी गई थी डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। हेड बदलता था तो ये लाइब्रेरी का दायित्व भी उसे दे दिया जाता था, लेकिन उसे पता नहीं होता था कितनी किताब है अंदर। तो किताबों की स्टॉक टेकिंग की गई, और यह घटना क्यों हुई
क्यों स्टॉक टेकिंग की जरूरत पड़ी? उसका कारण ये था कि मेरे दायित्व लेने के पहले एक सज्जन डिपार्टमेंट के हेड थे, जब उनका दायित्व खत्म हो गया तो अचानक मालूम पड़ा कि एक दिन वे शाम को डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी से 150 किताब निकलवा के और अपने टैक्सी में लदवा के ले जाना चाहते थे। चौकीदार ने रोक लिया क्योंकि उनके पास क्लियरेंस नहीं थी, क्यों गेट पास जरूरी है, गेट पास हेड देता है और हेड में था, तो उनकी किताब रोक ली गई। चौकीदार ने दूसरे दिन मुझसे कहा कि फला फला शिक्षक थे जो ऐसा कर रहे थे। तो मैंने पूछा आप किताब क्यों ले जाना चाहते थे? तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारी पर्सनल किताबें हैं। अच्छा, वो किताब कभी पढ़ते पढ़ते थे नहीं? तो मैंने कहा कि आपकी पर्सनल किताबें, कहीं रिकॉर्ड है कि आपकी पर्सनल किताबें? भाई आप 150 किताब अपनी लाके क्यों रखेंगे यहां, वो भी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में? बाद में तहकीकात की तो पता चला कि वो डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी से लाई गई किताबें थी और वे बिना किसी रिकॉर्ड के रखी हुई थी। तो पहली बार स्टॉक टेकिंग हुई, बाकायदा रजिस्टर बना, उस रजिस्टर पर उनके साइन कराए गए, हमने भी साइन किए कि हमने ये किताबें उनसे प्राप्त की। और इसके बाद में डिपार्टमेंट थोड़ा संगठित हुआ, यानी अब हमारे पास में डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉपर्टी थी वो अब ऑन द रिकॉर्ड थी। इसने एक बड़ा काम किया कि अब हमारे डिपार्टमेंट में जो भी फैसले होते थे वो कलेक्टिवली होते थे और कलेक्टिवली हम उन्हें मानने के लिए मजबूर होते थे। इसने मतलब पेशेवर दृष्टि से इसने एक अच्छी स्थिति पैदा की और इसमें निश्चित तौर पर हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। सेकंड चीज जिससे कि इस डिपार्टमेंट की नेचर को समझने में आपको मदद मिल सकती है, वहां के कलकत्ता विश्वविद्यालय के परिवेश को भी समझने में मदद मिल सकती है, वो ये कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि बहुत पुराना पाठ्यक्रम है और बहुत ही अजीब सा पाठ्यक्रम है, जिसे पढ़ाने में समस्या नहीं थी, लेकिन वो ट्रेडिशनल किस्म का पाठ्यक्रम है। तो पता किया कि कब से पाठ्यक्रम बदला नहीं, तो मालूम पड़ा कि 35 साल से पाठ्यक्रम नहीं बदला है। तो पहली बार डॉक्टर शंभुनाथ शाह जो हेड थे उनके टाइम में हम नए आए थे, तो हमने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने हमारी बात मानी, तो पहली बार पाठ्यक्रम बदला गया। इसका निश्चित तौर पर श्रेय शंभुनाथ जी को जाता है और बाकी जो शिक्षक है उनको भी जाता है। प्रस्ताव जरूर मेरा था कि पाठ्यक्रम बदला जाए। अब मुसीबत यह थी कि पाठ्यक्रम बदले कैसे, क्योंकि सबके तो दिमाग मिलते ही नहीं थे, क्योंकि सब तो अलग अलग दुनिया में रहते थे। तो एक रास्ता निकाला गया, अपना अपना पेपर बना के दे दो, उसको पाठ्यक्रम में रख देंगे। अब मुसीबत यह थी कि हमारे यहां जो लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान पढ़ाया जाता था, उस भाषा विज्ञान का पेपर बड़ा जटिल था और बिल्कुल आतंकवादी पेपर था। वो सारे विद्यार्थी पूरे साल उससे परेशान रहते थे, और पूरे साल का मतलब यह है कि वहां परीक्षाएं 2 साल बाद होती थी, तो विद्यार्थी 2 साल तक सिर्फ लिंग्विस्टिक्स को लेकर परेशान रहते थे। परीक्षा वाली बात पर मैं बाद में आऊंगा। प्रबोध नारायण सिंह पढ़ाते थे इसे, तो हमने प्रबोध नारायण जी से कहा कि आप बता दीजिए, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने, वो राजी नहीं हुए इसके लिए, बोले नहीं, जो पाठ्यक्रम है वैसा ही रहेगा। हमने कहा नहीं, ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने जो अपने तरीके से पता किया वो ये कि लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर था, उस लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिंग्विस्टिक्स एमए के 4 पेपर हमारे यहां हिंदी के 1 पेपर में डाल दिए गए थे, और इसकी वजह से विद्यार्थियों के ऊपर अतिरिक्त पाठ्यक्रम का बोझ था। तो विद्यार्थी हमेशा आतंकित रहता था पाठ्यक्रम से। तो एक हमने प्रस्ताव दिया कि आप जो भी सजेस्ट करेंगे हम मान लेंगे, लेकिन आप इसे सजेस्ट ठीक कर दीजिए, क्योंकि इसमें 4 पेपर घुसेड़ दिए गए एक ही पेपर में। वो माने नहीं, वो मीटिंगों में भी नहीं आए, तो हमने अल्टीमेटली वो पाठ्यक्रम ड्रॉप करके प्रयोजन मूलक हिंदी का पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किया। निश्चित तौर पर इसमें विभाग के सभी शिक्षकों की सहमति थी, एक पीएन सिंह की सहमति नहीं थी, वो नहीं आए, वो मीटिंग में भी नहीं आए। खैर, हम लोग एक कदम आगे गए और पहली बार ये हुआ कि 35 साल के बाद में पाठ्यक्रम बदला गया। हाँ, सिर्फ उस समय एक दुर्घटना होते होते बची। कारण क्या था कि 35 साल से कंटिन्यूअसली वहां प्रसाद का स्पेशल पेपर पढ़ाया जाता रहा,
और जिस समय यह पाठ्यक्रम बदला जा रहा था उस समय प्रसाद का सेंटनरी ईयर आ गया। तो शमुना जी ने कहा कि सेंटनरी ईयर में प्रसाद को हटाना ठीक नहीं रहेगा, आप मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, हम 1-2 साल बाद फिर हटा देंगे, अभी प्रसाद को रहने दीजिए। तो हमारे उनके बीच में बहुत दिन तक इस बात पर वाद विवाद होता रहा, लेकिन अल्टीमेटली प्रसाद का पेपर पुराना जैसा था वैसा ही रखा गया और बाकी सब पेपर बदल दिए गए और ये एक रास्ता निकल आया। ये बात मैं क्यों रख रहा हूं आपसे? ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के अनेक विभाग ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहां पाठ्यक्रम बनते और बिगड़ते रहे हैं, नए पाठ्यक्रम बनते रहे हैं, लेकिन विभागों में खुलकर कभी बातचीत नहीं होती, शिक्षकों में कभी खुल के अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में कम से कम उन लोगों ने ये बात हमारी मानी और खुल के हर चीज पर विचार विमर्श हुआ। और मैं जब तक रहा हूं 27 साल वहां, कई बार पाठ्यक्रम बदला गया और पाठ्यक्रम बदलते समय प्रत्येक शिक्षक की राय को सम्मान के साथ ग्रहण किया गया, उसके सुझावों को ग्रहण किया गया और पाठ्यक्रम को हमेशा समृद्ध बनाने की कोशिश की गई। और ये एक ऐसी चीज थी, यानी पाठ्यक्रम बनाते समय विश्वविद्यालय के विभाग के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कम से कम शिक्षक जाने। बाद में यह भी हुआ कि पाठ्यक्रम जब बदला गया तो उसके लिए कॉलेज शिक्षकों को इनवाइट करके 1-1, 2-2 दिन की सेमिनार की गई, जिससे कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा सुझावों को हम शामिल कर सकें। तो पाठ्यक्रम बनाते समय सामूहिक शिरकत और एक बेसिक रैशनल फाउंडेशन का होना, ये आधार का होना, एक विवेकपूर्ण आधार का होना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि आप एक ऐसे विभाग में जहां के जो परंपरावादी हो वहां पूरा का पूरा पाठ्यक्रम एकदम रैशनल ढंग से तैयार कर देंगे, संभव नहीं है। ये मुश्किल मैं जानता था और इसलिए हम ये स्पेस देकर चल रहे थे कि जो सजेस्ट आप करेंगे हम रख लेंगे उसे, लेकिन अभी इस 35 साल से जो चल रहा है उसे हम चलने नहीं देंगे, इसे बदलेंगे हम, इसमें एक कदम आगे जाएंगे और इसमें सबने सहयोग किया। तो पहला जो सबक निकला वो ये कि विभाग की कार्यप्रणाली बेहतर करने के लिए जरूरी है कि सामूहिक फैसले लिए जाएं, सबकी सहमति से फैसले लिए जाएं और पाठ्यक्रम सबकी सहमति से तैयार किया जाए। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिस पर के हम लोग खुश थे और इसमें निश्चित तौर पर हमारे डिपार्टमेंट के जो बाकी शिक्षक थे उनकी जो भूमिका थी वो पॉजिटिव थी और बहुत शानदार थी, कोई दो राय नहीं। चीजें बदली, शुरुआत हुई उसकी, और ये जो परिवर्तन था ये परिवर्तन थमने वाला नहीं था। अब इसने एक जटिलता पैदा की जिससे कि आप इस शिक्षक समुदाय को और एक शिक्षक के मन को आप समझ सकते हैं। वो जटिलता क्या थी? जटिलता ये थी कि अब दिक्कत यह है कि हम जो शिक्षक पढ़ाते हैं साथ में हमारा संबंध क्या है? हमारा पेशेवर संबंध है, हमारी कोई मित्रता नहीं है। मैंने अपने 27 साल की लाइफ में कभी भी पेशेवर संबंधों के साथ में मित्रता को गड्ढमड्ढ नहीं होने दिया, और जिस समय मित्रता गड्ढमड्ढ हुई उस समय उसने बहुत तकलीफ दी। तो जब आप शिक्षक की तरह पढ़ाएं तो आपका रवैया एकदम पेशेवर शिक्षक का होना चाहिए। आपको पेशेवर काम में दोस्ती को शामिल नहीं करना चाहिए। यहां मैं जो बातें कर रहा हूं अपने शिक्षक सहकर्मियों के बारे में, यह मित्रता के नाते नहीं कर रहा हूं, न शत्रुता के नाते कर रहा हूं, मैं एक पेशेवर शिक्षक के तौर पर कर रहा हूं। मेरी अपने डिपार्टमेंट के किसी भी शिक्षक के साथ कोई मित्रता नहीं थी, हां लेकिन पेशेवर संबंध थे, अच्छे संबंध थे। यह भी होता था
कई बार हुआ ही है, कई बार हुआ ही है कि मेरे जिद्दी रुख की वजह से शंभुनाथ जी नाराज होते थे, नाराज होकर चले जाते थे, 2 दिन तक बोलते नहीं थे, 2 दिन के बाद आके फिर कहते थे अच्छा अब बात कर सकता हूं मैं, तो मैं कहता था हाँ कर सकते हैं। यानी कभी भी मन मुटाव मैंने अपने और उनके बीच में आने नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी जो सही मूल्य हैं या सही सिद्धांत हैं उनके साथ में समझौता भी नहीं किया। मसलन मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं जिससे कि आप उस जटिलता को समझ सकें और सीखें। हमारे यहां एमफिल का फर्स्ट बैच आया, एमफिल का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, ये विभाग ने हमारा प्रस्ताव माना कि एमफिल शुरू किया जाना चाहिए, तो एमफिल का फर्स्ट बैच आया। तो उस बैच में कई विद्यार्थी ऐसे थे जो कि बीए ऑनर्स नहीं थे, बीए पास कोर्स से आए थे और उनके दाखिले ले लिए गए थे। संयोग की बात थी कि जब एमफिल का इंटरव्यू हुआ तो उस समय मैं इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाया और मैं किसी काम से कलकत्ते के बाहर था। मैं जब आया तो मैंने क्लास जब मैंने करनी शुरू की तो मैंने ये महसूस किया कि इसमें ऐसे नियम ये था कि जो बीए ऑनर्स है और एमए पास है उसी का दाखला हो सकता था। तो ये रूल्स ब्रेक हुआ। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब दाखला जब भी होगा मैं मीटिंग में मौजूद रहूंगा, मैं दाखले के समय मीटिंग से गायब नहीं होऊंगा चाहे कुछ भी हो। अब नेक्स्ट ईयर दाखला हुए तो उस बार विद्यार्थियों ने अप्लाई किया और ऐसे ही विद्यार्थियों ने अप्लाई किया। अनेक विद्यार्थी ऐसे थे जो कि बीए पास थे, जिन पास कोर्स से बीए करके आए थे, ऑनर्स नहीं थे। हम लोगों की एमफिल कमेटी की मीटिंग शुरू हुई तो मैंने कहा विज्ञापन में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार विद्यार्थियों के दाखले होंगे। विज्ञापन में साफ लिखा हुआ है बीए ऑनर्स और एमए, सो पास कोर्स वाले विद्यार्थियों को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे जो दूसरे कुलीग थे शंभुनाथ जी, वो इस बात पर अड़ गए कि क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, नियम नहीं, वाइस चांसलर नियम हटा दे, हमें कोई परेशानी नहीं है। नाराज हुए, वो नाराज होकर मीटिंग छोड़ के चले गए। हमने दाखले लिए, हमने बीए पास कोर्स के विद्यार्थियों के दाखले नहीं लिए, हमने उन्हीं विद्यार्थियों के दाखले लिए जो कि एकेडमिक क्राइटेरिया फुलफिल करते थे। 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, 2-3 दिन तक शंभुनाथ जी हमसे बातचीत नहीं की उन्होंने, लेकिन 2 या 3 दिन बाद उन्होंने फिर कहा कि क्या मैं बात कर सकता हूं। मैंने कहा जरूर बात कर सकते हैं आप। तो हमारे पास में अपने कुलीग शिक्षकों के साथ में ये एक रिलेशनशिप थी, पेशेवर रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। और ये चीज मुझे लगता है कि एक पेशेवर शिक्षक को सीखनी चाहिए। जब आप एक पेशेवर शिक्षक की तरह अपने विभाग में व्यवहार और आचरण नहीं करते तो आप गोलमाल करते हैं। जब आप अपने पेशेवर सहकर्मी को अपना मित्र बना लेते हैं तो आप मैनिपुलेशन करते हैं और करप्शन करते हैं। मैं आपको अनेक चीजें ऐसी संकेत में कहूंगा जिससे आप इस जटिलता को समझें। कहने का मतलब यह कि जो पेशेवर संबंध हैं उन्हें पेशेवर संबंध रखा जाए, वहां मित्रता के एलिमेंट को लाने से दिक्कत खड़ी हो सकती है। एक और घटना बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना बता रहा हूं, उससे उस जटिलता का अंदाजा कीजिए जिस जटिलता में मैंने काम शुरू किया था जब मैं ये एक्टिंग हेड था चंद्रा जी की एब्सेंस में। तो मेरे सामने एक चुनौती थी। चुनौती क्या थी कि वहां पेपर बनने के बाद में पेपर परीक्षा होने के पहले ही आउट रहता था, लेकिन पकड़ नहीं सकते थे। कैसे आउट होता था हम नहीं जानते, लेकिन आउट रहता था। अब चूंकि मैं हेड था तो मॉडरेशन कमेटी का भी मैं मुखिया था, तो मैंने अपने तरीके से एक रास्ता निकाला कि मॉडरेशन के बाद में सारे पेपर बदल दो।
तो जो लीक पेपर होंगे वो परीक्षा में आएंगे ही नहीं। अब मुश्किल क्या थी कि मॉडरेशन के बाद में चूंकि शिक्षकों के साइन हो जाते हैं तो उसे बदलना संभव नहीं होता टेक्निकली। तो मैं इस समस्या को लेकर वाइस चांसलर के पास गया, मैं कंट्रोलर के पास गया, और कंट्रोलर और वाइस चांसलर को मैंने विश्वास में लिया और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि तुम को जो उचित लगे तुम करो, डोंट वरी। और उसका एक पॉजिटिव परिणाम यह निकला कि मैंने सारे पेपर बदल दिए। अब जब पेपर बदल के आए, पेपर सब कोर्स में जो था उसी के तहत थे। अब परीक्षा हॉल में जब पेपर आए तो सारे विद्यार्थी परेशान, सारे शिक्षक परेशान। विद्यार्थी कह रहे हैं पेपर समझ में नहीं आ रहा है, शिक्षक कह रहे हैं पेपर समझ में नहीं आ रहा। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं सबसे छोटा, सब मुझसे बड़े, सब मेरे पिता के बराबर। किसी को नहीं मालूम था कि मैंने कहा भाई, तो बोले कि ये तो पेपर हमने बनाया ही नहीं था, सारे शिक्षक कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, यही पेपर बनाया था आपने। अगर आपको शिकायत है तो आप शिकायत करिए जाके वीसी के पास में, फिर उस वीसी जांच करेंगे, वो बताएंगे। तो पहला जिसे कहें कि आउट ऑफ द वे जाके विद इन रूल्स का मतलब वाइस चांसलर की परमिशन से मैंने उस पूरे के पूरे नेटवर्क को तोड़ने में सफलता हासिल की, जिस नेटवर्क के जरिए पेपर आउट होते थे और पेपर आउट ही नहीं होते थे, उसके जरिए पूरा एक बिजनेस नेटवर्क चलता था। हमारे एक शिक्षक थे पीएन सिंह, वो बड़ा बाजार के पास में बाकायदा हनुमान मंदिर है वहां, और सत्यनारायण पार्क के पास, वहां वो बाकायदा एक ट्यूशन का पूरा पूरा सेंटर चलाते थे। दूसरे शिक्षक थे जो हमारे डिपार्टमेंट में ही थे, रामप्रीत उपाध्याय, वो पूरा का पूरा ट्यूशन का नेटवर्क चलाते थे। और जो ट्यूशन का नेटवर्क चलाता है वह पेपर मॉडरेट कर रहा है, वह पेपर बना भी रहा है, तो वो पेपर फिर लीक होगा ही, आप उसे रोक नहीं सकते। तो वह पहला कदम था जहां के प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को ख्याल में रखते हुए और एकेडमिक शिक्षा की कैसे पवित्रता को बचाए रखा जाए, उसकी दिशा में मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। मैं तो, मेरी नौकरी को लगे मुश्किल से 2 साल हुए थे, 2 या 3 साल हुए थे। एक और चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जितनी बार परीक्षा में इन्विजिलेशन के लिए जाता था, मैं अधिकतर समय गया, मैं खाली आखिर के जो मेरी नौकरी के मतलब 6, 7, 8 साल हैं वहां, उसमें मैं नहीं गया इन्विजिलेशन में, अन्यथा मैं रेगुलर इन्विजिलेशन के लिए जाता था। और ये संयोग की बात है कि मैं जिस दिन इन्विजिलेशन के लिए जाता था, उस दिन कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 10, कभी 15, कभी 20, यहां तक 25 विद्यार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा। तो ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि विद्यार्थी नकल नहीं करते थे। वहां विद्यार्थी नकल करते थे, नकल करते थे इसलिए नकल में पकड़े जाते थे। और बुरी बात क्या थी कि ये नकल में पकड़े जाने वाली जो जिसे कहें कि जिम्मेदारी है, वो मेरे ही खाते में डाली गई। वहां और भी लोग रहते थे लेकिन वो कभी पकड़ते नहीं थे किसी को। सो मैं बदनाम था इसके लिए। अब मुझे जाहिर है कि मैं अब जनप्रिय शिक्षक नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं नकल में पकड़ता था लोगों को। हां, मेरे इस एटीट्यूड का एक दुष्परिणाम यह निकला कि एक समय ऐसा भी आया कि कई साल तक जब मेरी हेडशिप थी, उसमें 2 साल तो चंद्रा जी के जमाने में जो हेडशिप का दायित्व मैंने निभाया, उसमें शिक्षक परीक्षा हॉल में ड्यूटी के लिए नहीं आए, क्योंकि पेपर बदल दिए ना। अब गाली खाने कौन आएगा, क्यों पेपर जो लीक होते थे वो बदल दिए गए। तो मैं अकेले ड्यूटी देता था और दूसरे विभाग के शिक्षकों को हाथ जोड़ के, जो दोस्त थे उनको बुला लेता था, भाई तुम आके ड्यूटी दो। कहने का मतलब यह कि एकेडमिक्स में जो नीचे एमए की क्लास थी, एमए की क्लास में जो एक ईमानदारी और एक पारदर्शिता होनी चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उस मैनिपुलेशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता था कि आप जितना
ऑब्जेक्टिव बने, सब्जेक्टिव न बने। कोई ड्यूटी पर नहीं आया तो मैं नाराज नहीं होता था, मैं पूछता भी नहीं था क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। नहीं आए तो नहीं आए, मैं ये जानता था वे क्यों नहीं आए। कहने का मतलब यह कि सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक शिरकत और सामूहिक तौर पर ईमानदारी से नियमों का पालन, यह एक पेशेवर भूमिका का हिस्सा है। संयोग की बात थी कि इस भूमिका में शुरू के वर्षों में हमारे यहां जो है वो एक तरह का असहयोग आंदोलन रहा, क्योंकि लोग इस बात से नाराज थे कि पेपर बदल जाते हैं, अब पेपर बदलेंगे। और मैंने तय कर लिया था, मैंने कह भी दिया था कि आप पेपर बेचेंगे तो मैं पेपर वो परीक्षा नहीं होने दूंगा उन पर, चाहे जो हो। लेकिन इसके बावजूद भी कभी किसी भी सहकर्मी के साथ दुआ सलाम बंद नहीं हुई, प्यार से एक साथ चाय पीना बंद नहीं हुआ। स्थिति यह थी कि शंभूनाथ जी और चंद्रकला पांडे मुखर आलोचक थे मेरे, लेकिन कभी भी मेरी उनसे बातचीत बंद नहीं हुई। और शंभूनाथ जी तो जिद करते थे कि तुम्हारे यहां खाना खाने जाना है घर, तुम खाना खिलाओ, और मैं खाना खिलाता था उनको। वो घर आए मेरे, ये बात दीगर थी कि मैं कभी उनके घर नहीं गया, ये मेरे मन में रह गई। तो एक स्पेस था जहां के मैं इस पेशेवर रवैये को हमेशा सुरक्षित रखता था। मैं कभी भी लोगों की सब्जेक्टिव ओपिनियन, जो लोग अभी सुन रहे हैं और जो लोग बाद में इस वीडियो को सुनेंगे, मैंने अपनी 27 साल की नौकरी में जिस तरह का हीटेड घृणा प्रचार अभियान झेला है, संभवतः किसी शिक्षक ने नहीं झेला। और ये इसके बावजूद मैंने झेला कि मैं ईमानदारी से अपना काम करता था। मैंने कभी किसी शिक्षक के खिलाफ में मैंने कोई आरोप नहीं लगाए। हां, मैंने कभी उनकी किसी भी गलत चीज के साथ में अपनी मौजूदगी में उसे होने नहीं दिया और कभी कोई समझौता नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि वही मेरी स्ट्रेंथ थी। मैंने एक ही चीज सीखी थी अपने शिक्षकों से, पेशेवर ईमानदारी। मैंने पेशेवर मैनिपुलेशन नहीं सीखा था अपने शिक्षकों से। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और एक अच्छे शिक्षक के तौर पर भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आप पेशेवर जो नियम है उनका सख्ती से पालन करें, उनका उल्लंघन न करें। मसलन मेरे लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, चाहे विद्यार्थी के आए या ना आए, लेकिन मैं क्लास में आऊंगा। मेरी क्लास समय पर शुरू होगी, चाहे बिजली आए, तूफान आए, हड़ताल हो, ट्रैफिक जाम हो, मैं टाइम पर क्लास में पहुंचूंगा। आप जान लीजिए, मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के उन चंद शिक्षकों में से था जो कि बंगाल बंद की घटना के दिन भी यूनिवर्सिटी जाते थे, क्योंकि हमारी तो यूनिवर्सिटी की ने हड़ताल का कॉल दिया नहीं है, तो हम तो आउट नहीं हो सकते। हमें मालूम है वहां कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हम जाते थे, जाके आर्ट फैकल्टी के सेक्रेटरी से कहते थे रजिस्टर निकालो, साइन करेंगे, फिर चले जाएंगे। क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय के नियम जो हैं उनका हम पालन करने के लिए मजबूर हैं। तो एक शिक्षक के नियम क्या है, उन्हें जानना चाहिए। हमें जहां हम पढ़ाते हैं वहां जानना चाहिए, और हमें यह जानना चाहिए कलेक्टिव फंक्शनिंग कैसे इवॉल्व की जाए, सामूहिक फैसले लेने की और व्यक्तिगत जिम्मेदारी देने की भावना कैसे विकसित की जाए। हां, जब हम जैसे इवन यहां तक कि जब टाइम टेबल बनाना है तो वह भी कलेक्टिवली लोगों से बातचीत करके आपस में तय होता था। ऐसा नहीं कोई कलेक्टिवली डिस्कशन के बिना टाइम टेबल लगा दिया और आपको जिम्मेदारी दे दी आप पढ़ा लीजिए। नहीं, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं। जब मैं नया ज्वाइन किया तो मैं तो लेक्चरर था,
जाहिर है लेक्चरर होने के नाते 16-17 घंटे पढ़ाना होता था। तो शुरू में मेरे लिए 3-3 घंटे की क्लासेस थी। अब मैं 3 घंटे पढ़ा ही नहीं सकता था, ये मेरी प्रैक्टिकल समस्या थी। मैंने 2 दिन पढ़ाया 3 घंटे, लेकिन तीसरे दिन मुझे लगा कि मैं पढ़ा नहीं सकता और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने अपने विभाग के शिक्षकों से कहा कि मैं 3 घंटे नहीं पढ़ा सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। सो अल्टीमेटली विभाग ने इस मामले में मदद की और कहा नहीं, आप 2 घंटे ही पढ़ाइए। विभाग के शिक्षकों का यह अप्रोच थी, और मैं ही नहीं, बाकी शिक्षक भी 2 घंटे पढ़ा रहे थे। सभी शिक्षक 2-2 घंटे पढ़ाएंगे और बाकी जो है वो सेमिनार, ट्यूटोरियल्स वगैरह में क्लास लगा दी जाएंगी। आप सोचिए, लेक्चरर के तौर पर यह चीज कंसीडर करने से यह पता चलता है कि विभाग में पेशेवर तरीके से पेश आने पर लोगों के बीच में स्पेस क्रिएट हो सकता है। अब पेशेवर नजरिए से जब आप देखेंगे कि एक लेक्चरर को 8 क्लास, एक प्रोफेसर को भी 8 क्लास, विष्णुनाथ शास्त्री भी 8 क्लास लेते थे, हम भी 8 क्लास लेते थे, रामप्रीत उपाध्याय, टीएन सिंह, शंभुनाथ, ये सब हमसे सीनियर थे, ये भी 8 क्लास लेते थे। और ये कब हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने बात अपनी, मैंने कहा कि मैं इस पर कोई मेरे लिए फिजिकली संभव नहीं है। ये मुझे वीसी भी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा मेरे लिए संभव नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि मैं 60 मिनट का मतलब मेरे लिए 60 मिनट पढ़ाना था। हमारे यहां ये बीमारी है शिक्षकों में, कोई जब पढ़ाना होता है तो पढ़ाते नहीं है, संस्मरण सुनाते रहते हैं। मैं संस्मरण सुनाता नहीं था, मैंने कभी क्लास में संस्मरण नहीं सुनाया अपने। ये तो मैं अभी बात कर रहा हूं बाहर। क्लास का मतलब मेरे लिए क्लास। तो पहली चीज वो ये कि अगर आप पेशेवर नजरिए से पेश आते हैं और अपने सहकर्मियों के साथ में अपनी परेशानी को साझा करते हैं, तो परिस्थितियों को समझने में सहकर्मी मदद करेंगे और वो हेल्प करेंगे। मुझे ये कहते हुए फख्र है कि मेरे सहकर्मियों ने मेरी परेशानी समझी और मेरी हेल्प की। निश्चित तौर पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और खासतौर पर शंभुनाथ जी का, क्योंकि वो उस समय हेड थे। शुरू में उन्होंने जिद की कि नहीं, इतनी क्लास तो लेनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है, ये वो हैन तैन करके, लेकिन मैंने कहा नहीं, संभव ही नहीं है। एक और चीज है, और ये फिलहाल के संदर्भ में आखिरी चीज, वो ये कि एक तो होता है शिक्षक का सत्य और एक होता है गॉसिप। किसी भी शिक्षक के बारे में बात करते समय सत्य कहां है और गॉसिप कहां है, इसमें फर्क करने की, तमीज या विवेक पैदा करने की जरूरत है। मेरी एक आदत रही है, वो मुझे संस्कृत पाठशाला से अपनी विरासत में मिली और मथुरा से मिली विरासत में। वो ये कि मैं बहुत साफ ढंग से बोलता हूं। स्पष्टवादी होना मेरी सबसे बड़ी, जिसे कहें कि ताकत भी और एक कमजोरी भी है। मतलब इसकी वजह से मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन ये मेरी ताकत भी है, इसे मैं जानता हूं। और दूसरी एक चीज है जो कि जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो ये सच। मैं सच को कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे जो कॉस्ट देनी पड़े। अब मेरी मुश्किल शुरू हुई तब जब मैं एक शिक्षक के तौर पर दाखिल हुआ, तो मेरे अंदर स्पष्ट ढंग से बोलने की और रैशनल ढंग से बोलने की ये जो आदत थी, मैं क्लास में उसी तरह से पेश आता था और लोगों को, विद्यार्थियों को खासतौर पर इसमें असुविधा होती थी, क्योंकि विद्यार्थियों को जो माइंड सेट था, वहां पर एक कल्चर थी जिसे हम लोग गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। उस गुरु शिष्य परंपरा का सबसे क्लासिक फॉर्म था कि हर विद्यार्थी अपने शिक्षक के पैर छूता था। और ये जो पैर छूने वाली जो कल्चर है जिसमें कि मैं दाखिल हुआ, मैं इस कल्चर में विश्वास नहीं करता था, मैं इसे मानता नहीं था।
सो एक दिन मैंने, ये शुरू की बात बता रहा हूं, जब मेरी नौकरी ज्वाइन की उसके 1-1.5 सप्ताह के बाद ही मैंने पहली बार कस के क्लास एक ली, पैर क्यों नहीं छूना चाहिए। अब विद्यार्थियों को बड़ा अजीब सी परेशानी हुई कि ये विलक्षण शिक्षक आया है जो कि क्लास में आके ये बता रहा है कि पैर नहीं छूने चाहिए। तो मेरे बाद में जो शिक्षक गए क्लास करने, उनको उन्होंने कहा कि जगदीश्वर जी, तो जेसी कहते थे लोग, जेसी सर तो ऐसा बोल के गए कि पैर नहीं छूने चाहिए, अब बताइए क्या करें। तो विष्णुनाथ शास्त्री आए, बोले अरे बेटा अब तुम पैर भी नहीं छूने दोगे लोगों को। मैंने कहा नहीं, मुझे इस बात का फख्र है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पैर छूने की संस्कृति धीरे 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 गायब हो गई। नहीं तो मैं जिस समय गया था उस समय इतने लोग पैर छूते थे, बार बार जो भी आए पैर छू रहा है, उससे बहुत परेशानी होती थी। तो पहला एनकाउंटर हुआ गुरु शिष्य संस्कृति से, और उसमें पैर छूने की कल्चर से। बंगाली लोगों में पैर छूने की आदत है, लेकिन वो किसी खास पर्व पर पैर छूते हैं, सब समय पैर नहीं छूते। लेकिन हिंदी भाषियों में बीमारी है, ये गुरु शिष्य परंपरा की जो पक्षधर है उनमें बीमारी है पैर छूने की। मैंने शिक्षकों से भी अपने कहा कि बेहतर यह है कि पैर न छुए जाएं। मैंने कहा उससे क्या फायदा कि एक विद्यार्थी आपके पैर छू रहा है लेकिन मन में आपसे नफरत करता है। सवाल यह है कि विद्यार्थी के मन में आपके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। पैर छूना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा हो, वो आपको माने। वो आपको मानेगा कब, आपको चाहेगा कब, जब आपकी कक्षा के प्रति उसके अंदर लगाव होगा। एक अच्छे प्रोफेसर की, एक अच्छे पेशेवर शिक्षक की ये बुनियादी चुनौती है कि वह अपनी कक्षा के प्रति एक आकर्षण पैदा करे। अगर विद्यार्थी ने क्लास नहीं किया तो विद्यार्थी छटपटाए। मुझे ये आपसे शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि मैं उन हिंदुस्तान के चंद शिक्षकों में से हूं जिसकी क्लास करने के लिए विद्यार्थी छटपटाते थे। क्लास का मतलब क्लास। एक वाकया बता रहा हूं आपको। मेरी क्लास थी और उसी समय, जिस समय क्लास थी उसी समय स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक हॉल में होने जा रही थी। अब मुश्किल यह थी कि विद्यार्थी क्लास छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि मैं क्लास छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो एसएफआई के नेता, मैं पार्टी मेंबर, मैं सीपीएम का मेंबर, मैं एसएफआई में रहा। तो एसएफआई के कॉमरेड मेरे पास आए, बोले कॉमरेड आज आप क्लास मत लीजिए, 2 बजे से कॉन्फ्रेंस है और आपकी क्लास है, देखिए विद्यार्थी बैठे रहेंगे। अभी मेरी 2:30 बजे से क्लास थी। तो मैंने कहा मैं तो क्लास नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी तो छुट्टी नहीं है। तो बोले फिर तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा मुश्किल हो जाए। मेरी क्लास 4:30 बजे खत्म हुई और 4 बजे फिर एसएफआई की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। एसएफआई कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, सॉरी, एसएफआई कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद, यानी लोगों को मालूम था कि मेरी क्लास से एक अच्छी खासी संख्या में विद्यार्थी एसएफआई के मेंबर थे और वो कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते थे, लेकिन एक ही शर्त पर कि सर की क्लास ना हो। अब उनके सामने चॉइस। अब आप सोचिए, बंगाल में लेफ्ट का दबदबा, सीपीएम का दबदबा, एसएफआई का दबदबा, और एसएफआई के विद्यार्थी मेरी क्लास छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। ये मेरी ताकत थी, क्योंकि मैं क्लास को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं और क्लास ही असल में शिक्षक का रण क्षेत्र है। मैं जो इतने दिन और इतनी परेशानियों के बावजूद इतने लोगों के जिसे कहें कि मिथ्या अभियान के बावजूद मैं वहां बचा रहा, उसका एक बड़ा कारण है वहां के विद्यार्थी और उन विद्यार्थियों का मेरे साथ में जो आकर्षण था। मैं क्लास करता था और क्लास में मुझे मजा आता था।
और मैंने जितनी भी किताबें लिखी वो अधिकतर किताबें मेरी क्लास में इवॉल्व हुई, क्लास पढ़ाते पढ़ाते इवॉल्व हुई। मेरी पत्रकारिता में जो पुस्तक है, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास लेखन की भूमिका, वह पुस्तक पत्रकारिता के पेपर को पढ़ाते पढ़ाते जो मैंने नोट्स लिए थे, उस नोट्स का वो परिणाम है। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, यह कि जो शिक्षक सोचते हैं कि उनके जीवन का रणक्षेत्र तो वाइस चांसलर की चमचागिरी करना, उनके जीवन का रणक्षेत्र तो किसी मंत्री, एमपी, एमएलए की खुशामद करना, चमचागिरी करना, वो गलतफहमी के शिकार हैं। एक शिक्षक का रणक्षेत्र मंत्री का घर या दरवाजा नहीं है, वाइस चांसलर की चौखट नहीं है। मैं अपनी 27 साल की नौकरी में कभी किसी भी वाइस चांसलर के पास में अपनी फरियाद लेकर नहीं गया। मुझे कोई काम ही नहीं होता था मेरा पर्सनल जिसकी वजह से मैं जाऊं, चाहे मेरे साथ जितना भी दुर्व्यवहार कोई करे, मैं कभी नहीं जाता वाइस चांसलर के पास। क्योंकि मेरा रणक्षेत्र, मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो है मेरी कक्षा। मेरा कार्य क्षेत्र यह है कि जो विद्यार्थी मैं पढ़ाता हूं, जो मेरे साथ रिसर्च करते हैं, मैं उनके साथ में किस तरह से व्यवहार करता हूं, वह मेरा कार्य क्षेत्र है। और ताकत क्या थी? ताकत यह थी कि मेरे यहां जो लोग थे वे बार बार प्रत्येक विद्यार्थी से कहते थे, यार देखो तुम बाकी सब ठीक है, ये जगदीश्वर जी से दूर रहना। क्यों दूर रहना? क्योंकि उनको ये डर लगता था, जगदीश्वर जी बहुत स्पष्टवादी हैं, फ्रैंक रहते हैं, और ये एक प्रचार था कि ये जो बाकी जो लोग हैं वो तो परंपरावादी हैं और बंगाल के माहौल के हिसाब से ठीक हैं। जगदीश्वर जी जो है वो आधुनिक विचारों के प्रमोटर हैं, वो जेएनयू से आए हैं, इसलिए हमेशा आधुनिक विचारों की बात करते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना। तो शिक्षकों के साथ में जो मतभेद होते थे, वो मतभेद इसलिए नहीं होते थे कि पर्सनल कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, बल्कि मतभेद का एक बुनियादी कारण यह होता था कि मैं शिक्षा के बारे में, शिक्षकों के व्यवहार के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, ज्ञान के जिस परिप्रेक्ष्य में सोचता था और देखता था, मेरे साथ के जो सहकर्मी थे वैसे न सोचते थे न देखते थे, और इसलिए बार बार मतभेद सामने आते थे। मेरे पास सरकार नहीं थी, मेरे साथ सरकार का सहयोग नहीं था, मेरे साथ वाइस चांसलर का सहयोग नहीं था, मेरे जो बाकी कुलीग थे उनके साथ में वाइस चांसलर का सहयोग था और सरकार का सहयोग था, लेकिन मैंने कभी भी सही रास्ते को छोड़ा नहीं। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे चीजें, रैशनल चीजें भविष्य का निर्माण करती हैं। मैंने जब ज्वाइन किया तो वहां पर 2 साल के बाद परीक्षा होती थी। 2 साल के बाद परीक्षा होने का मतलब समझ रहे हैं आप कि 2 साल के बाद परीक्षा का मतलब है 2 साल के बाद में डिपार्टमेंट मीटिंग करेगा, मीटिंग करके परीक्षा की डेट तय करेगा, फिर परीक्षा की डेट के बाद में फिर परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद में कॉपियां जांची जाएंगी, कॉपी जांची जाने के बाद में 3 एग्जामिनर्स के पास कॉपी जाती थी, एक एक कॉपी 2-2 एग्जामिनर्स देखता था, और वह 2 एग्जामिनर्स की रिपोर्ट आने के बाद में अगर 20 नंबर का किसी विद्यार्थी के मार्जिन है तो वो 3rd एग्जामिनर के पास जाती थी, और इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल लग जाते थे। सो प्रैक्टिकली एमए के विद्यार्थी का रिजल्ट 4 साल में आता था। सो दूसरी लड़ाई का बहुत बड़ा एरिया था। मैंने कहा नहीं, एनुअल एग्जामिनेशन होंगे चाहे जो भी हो। 2 साल के बाद परीक्षा होगी, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मिला के एक साथ परीक्षा 2 साल के बाद होगी। इस नीतिगत निर्णय का लेफ्ट फ्रंट भी समर्थन करता था, सरकार समर्थन करती थी, वाइस चांसलर समर्थन करता था, लेकिन मैंने पहली बार इस पर अड़ गया। मैं, डिपार्टमेंट ने मेरा प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं अड़ गया। विद्यार्थियों से मैंने ये बात कही, विद्यार्थियों की बात समझ में आई और विद्यार्थी हड़ताल पर चले गए, और विद्यार्थी अड़ गए। कई महीने तक क्लासेस नहीं हुई, विद्यार्थी अड़ गए कि एनुअल एग्जामिनेशंस की बात माननी होगी। अंत में वाइस चांसलर ने ओवर रूल करके विशेष अधिकार के तहत, विभाग ने नहीं रिकमेंड किया, क्योंकि विभाग मेजॉरिटी से माइनस मेरे यही चाहता था कि परीक्षाएं 2 साल के बाद ही हों। छात्रों के दबाव में, विद्यार्थियों के दबाव में वाइस चांसलर को, और छात्रों में वर्चस्व किसका? एसएफआई का, लेकिन छात्र
एसएफआई की मानने के लिए तैयार नहीं। छात्र लड़ गए इस बात के लिए, तो जाहिर है कि मेरा छात्रों से प्रेम तो बढ़ जाएगा, क्योंकि छात्रों ने एक बड़ी चीज जिसकी मैं कामना करता था, मैं सोचता था कि ये छात्रों के हित में है कि एनुअल एग्जामिनेशन होगा तो बहुत ज्यादा चीजें स्मूथ होंगी। वाइस चांसलर ने बाकायदा जबरदस्ती ये आदेश जारी किया कि अब हिंदी विभाग में परीक्षाएं एनुअल होंगी। तो अगर मुझसे पूछें तो ये जरूर मुझे मतलब अंदर से संतोष था कि मैं अगर कोई सही बात सोच रहा हूं तो उसका समर्थन कहीं से भी कोई तो करेगा। तो कई बार क्या होता था, विद्यार्थी समर्थन करते थे, विद्यार्थी पसंद करते थे इन चीजों को। शिक्षकों में एक परंपरावादी दृष्टिकोण था और वे परंपरा से इस कदर चिपके हुए थे कि वे नई चीज देख ही नहीं पाते थे। जैसा कि मैंने एक बातचीत में कहा था, मैं उसे जस्ट रिपीट कर रहा हूं यहां। मैंने इनिशियली अपने शिक्षक संघ के लोगों से यह बात सजेस्ट की, पार्टी के लोगों को सजेस्ट की कि आप यहां सेमेस्टर सिस्टम लागू क्यों नहीं करते। संयोग की बात देखिए कि वो सेमेस्टर सिस्टम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में चलता था। तो मैंने कहा जब वहां चल सकता है तो यहां क्यों नहीं चल सकता। तो सबने खिल्ली उड़ाई मेरी और कहा कि क्या बकवास है, जेएनयू से आए हो ना इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जेएनयू के लोगों को सनकी हैं, कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के सोचते हैं और देखते हैं। ये देखने का नजरिया बंगाल में सीपीएम के लोगों में भी था, लेकिन वही कलकत्ता विश्वविद्यालय जब यूजीसी ने कंपलसरी कर दिया कि सेमेस्टर सिस्टम लागू करना होगा, तो मैंने हंस के पूछा, अब बताइए 16 साल बाद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। मैं तो खुश था क्योंकि मैं जेएनयू से पढ़ के गया था। मैं सेमेस्टर सिस्टम को बेस्ट सिस्टम मानता था, आज भी मानता हूं मैं। तो कलकत्ता के विश्वविद्यालय के प्रवेश पर और एकेडमिक प्रवेश पर बात करते समय यह चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का बड़ा नाम, वहां बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़े हुए, उससे बड़े बड़े काम जुड़े हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ में। लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक बड़ा सेक्शन था जो बौने शिक्षकों का था। अब बौने शिक्षकों के जरिए आप महान कार्य कैसे कर सकते हैं। तो बौने शिक्षक क्या करेंगे? बौने शिक्षक सिर्फ सत्ता की चापलूसी करेंगे। जिसकी सरकार आएगी वो रातों रात उस सरकार के साथ चले जाएंगे। लेफ्ट फ्रंट था तो सारे शिक्षक लेफ्ट फ्रंट के साथ थे। ममता आई तो वही सारे शिक्षक रातों रात ममता के साथ चले गए। मोदी आए तो वही शिक्षक जय हो मोदी करने लगे, बिना किसी लॉजिक के। सरकार इतनी महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षक अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करता। शिक्षकों में यह एक बीमारी है, और खासतौर पर उन शिक्षकों में जो कि महानता के भ्रम में जीते हैं। आप प्रोफेसर हैं तो आपने कोई समाज पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है जब तक आप अच्छे शिक्षक न बने। अच्छे शिक्षक का मतलब है आप अच्छे ढंग से नियमित पढ़ाएं, अच्छी रिसर्च करें, अच्छी रिसर्च कराएं। जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक बातचीत में मैंने लिटरेचर के संदर्भ में ये बात कही थी। मैंने उन तमाम किस्म की, जैसे एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले जीवित व्यक्ति पर रिसर्च नहीं होती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जीवित लेखकों के ऊपर रिसर्च की प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत फजीयत हुई इस पर, बहुत बहस हुई, और शुरुआत मुझसे ही होनी थी। मेरे अंडर में एक विद्यार्थी को करनी थी नामवर सिंह पर रिसर्च। नामवर सिंह जिंदा थे, रिसर्च कराई। टाइम लगा लोगों को समझने में और एक्सेप्ट करने में, लेकिन उसके बाद सिलसिला चल निकला।
एक लेखक के नाते मेरे लिए जिंदा और मुर्दा दोनों ही शिक्षक महत्वपूर्ण हैं। एक शिक्षक के नाते और एक साहित्य के अनुशासन के नाते साहित्यिक पत्रिका और बाजारू पत्रिका दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहां शिक्षकों में एक वर्ग है जो कि ये मान के चलता है कि बाजारू पत्रिका पे तो हम काम नहीं कराएंगे, हम तो हाँ सरस्वती पे करा देंगे, विशाल भारत पे करा देंगे, आलोचना पत्रिका पे करा देंगे, पहल पर करा देंगे, तद्भव पे करा देंगे रिसर्च, लेकिन हम किसी बाजारू अखबार पर या किसी पत्रिका पर ऐसी जो क्राइम मैगजीन हो आप रिसर्च नहीं कराएंगे। हमने ये जिसे कहें कि एक शिक्षक का काम या कि शिक्षा में जो रूढ़िबद्धता है, जो स्टीरियोटाइप समझ है, ये शिक्षण प्रशिक्षण की जो स्टीरियोटाइप समझ है या जिसे कहें टैबू है, उस टैबू को तोड़ा जाना चाहिए। तो मुझे इस बात का मतलब जिसे अंदर से सुख भी मिलता है कि मैं बहुत सारे टैबू तोड़ने में सफल रहा। एक नमूना बता रहा हूं उस टैबू का कैसे होता है। मुझे पत्रकारिता की क्लास में विज्ञापन पर पढ़ाना था और विज्ञापन पर पढ़ाते समय बाई चांस की बात थी कि वो विस्पर का विज्ञापन उस पर मैंने पढ़ाया और अंडरगारमेंट्स के किसी विज्ञापन पर पढ़ाया मैंने। हिंदी की लड़कियों को विस्पर के विज्ञापन पर पढ़ाना, अब तो ये एकदम बिल्कुल बिजली की तरह ये खबर दौड़ गई कि जगदीश्वर जी तो एकदम पतित हो गए। सोचिए, एक शिक्षक का काम यह है कि वह विद्यार्थी के दिमाग में और पाठ्यक्रम के अंदर जो मौजूद जो टैबू हैं उन टैबू को तोड़े, जो वर्जनाएं उन वर्जनाओं को तोड़े। बहुत दिन तक नीचे तक गर्मी रही इस बात की। लोग पढ़ाते थे, मैं जब गया तो मुझे भी पढ़ाने के लिए मिला, तो मुझे संस्कृत काव्य शास्त्र दिया गया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र दिया। तो लोगों को समझ में आया कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र तो ठीक है, संस्कृत काव्य शास्त्र की क्लास में लोगों का मन नहीं लगता था। मैंने भी कोई संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ाया थोड़ा ही था कहीं, हां पढ़ा जरूर था मैंने और अच्छे से पढ़ा था मैंने। रिकॉर्ड था ये कि संस्कृत काव्य शास्त्र को जो विद्यार्थी सबसे बोरिंग मानते थे, मेरे संस्कृत काव्य शास्त्र की क्लास छोड़ के जाने की उनकी इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि काव्य शास्त्र एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएंगे तो वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो एक शिक्षक को टीचिंग मेथड के तौर पर सबसे ज्यादा बोधगम्य तरीके से और जीवन तरीके से, जिससे कि विद्यार्थी के साथ में एक इक्वालिटी का लेवल पैदा हो। मेरे लिए विद्यार्थी और अपने बीच में कोई भेद नहीं होता था, आज भी नहीं होता। कोई भी विद्यार्थी मुझे कभी भी अप्रोच कर सकता था, मैं उसका जवाब देता था, और वो कभी भी मिल सकता था, मैं उससे मिलता था। एटीट्यूड का फर्क बता रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक मेरी स्टूडेंट थी, मेरी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक है ना प्राइवेट स्टूडेंट थी, मैं जानता था उसे थोड़ा सा। अचानक मालूम पड़ा परीक्षा के दिन वो महिला परीक्षा देने आई तकरीबन 2 घंटे बाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं होती थी 4 घंटे की। तो परीक्षा जो ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारी थे वो उसे परीक्षा देने नहीं दे रहे थे, उसे रोक रहे थे। कहा कि नहीं देर हो गई, क्योंकि परीक्षा का नियम यह था कि आध घंटे तक जो आ गया तो उसे बैठने देते थे, आध घंटे के बाद जो आते थे उसे हम परीक्षा में शामिल नहीं होने देते थे। अब वो लड़की मुझसे मिलने आई और उसने कहा कि सर मैं देर हो गई और मैं परीक्षा देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा परीक्षा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्मचारी ने कहा कि सर नियम नहीं है। मैंने कहा नियम छोड़ दो, तुम हम ड्यूटी दे लेंगे, इसे परीक्षा देने दो। उसने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद में मैंने उससे पूछा आखिर तुम लेट क्यों हुई? तो उसने कहा मैं लेट इसलिए हुई कि मैं जब परीक्षा के लिए निकलने वाली थी तो मेरी देवरानी के लिए प्रेगनेंसी का दर्द शुरू हुआ और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उसके बच्चा पैदा हुआ, और उस चक्कर में मैं 2 घंटे लेट हो गई। मैंने उसे परीक्षा देने दी।
मैं उसे नहीं जानता था, मेरा कोई कंसर्न नहीं है इस सबसे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महिला इतने तकलीफ के बावजूद अगर हिंदी से एमए करना चाहती है, परीक्षा देना चाहती है, तो वो परीक्षा दे, वो परीक्षा की अधिकारिणी है। एक और घटना बता रहा हूं मैं आपको, यानी एक टीचर की जब वो प्रशासक हो तो उसकी कैसे ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए। परीक्षा का शेड्यूल डिक्लेयर हो गया, फीस जमा हो गई, डेट ठीक हो गई और मुश्किल से 7-8 दिन बाद परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक लड़की अचानक 3 बजे करीब मेरे घर आई और उसने कहा कि सर मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी अगर ये परीक्षा होगी तो। मैंने कहा क्या बात है? बोले कि मैं प्रेग्नेंट हूं और जिस समय परीक्षा शुरू होगी उसी समय बच्चा पैदा होना है। तो मैंने कहा ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? तुम तो रोज क्लास करती रही हो लेकिन तुमने बताया नहीं कभी। तो बोले मैं तो डर के मारे बोली नहीं आपसे, लेकिन अब मैं मजबूर हूं, मैं बोलने के लिए आई हूं। अब मैं बहुत एकदम से अंदर से, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, यानी यूनिवर्सिटी की जो प्रणाली है उसमें ऑप्शन नहीं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए परीक्षा के पहले और बच्चा होने वाला हो उसका, तो क्या उसे विकल्प के तौर पर परीक्षा के लिए कोई नई व्यवस्था की जा सकती है? तो हमारे यहां सिस्टम में कोई जगह नहीं है, यह मैं जानता था। सो अल्टीमेटली मैंने क्या किया कि मैं सीधे फिर यूनिवर्सिटी भागा और मैंने जाके कंट्रोलर को एक चिट्ठी दी और कहा परीक्षा पोस्टपोन की जानी चाहिए। कंट्रोलर ने पोस्टपोन कर दी। मैंने स्टूडेंट यूनियन के लड़कों को बुलाया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, मैंने कहा कि तुम एक चिट्ठी लिख के दो। अच्छा, वो मुझसे मिलने पहले भी आए थे, सर कुछ दिन के लिए परीक्षा पोस्टपोन कर दी तो अच्छा, तो मैंने उन्होंने भगा दिया था। अब मैंने उसको बुलाया, मैंने उनको बताया नहीं मैं क्यों बुला रहा हूं, मैंने बुलाया और कहा चिट्ठी लिख के दो, तुम जो कह रहे थे परीक्षा पोस्टपोन करने के बाद तुम लिख के दो चिट्ठी। उन्होंने लिख के दी चिट्ठी कि सर कुछ दिन के लिए परीक्षा पोस्टपोन कर दी जाए, हम लोग तैयारी करना चाहते हैं, टाइम नहीं है। मैंने वो चिट्ठी एक्सेप्ट कर ली, अपने पास रख ली। अब मैंने नई परीक्षा की डेट दी, परीक्षा होनी थी मई में, मई के लास्ट वीक में शुरू होनी थी परीक्षा, और मैंने डेट दी अगस्त के लास्ट वीक की, जो कि कभी अगस्त में परीक्षा नहीं होती थी। क्योंकि उस लड़की से मैंने पूछा कि तुम इस परीक्षा के पूरे प्रपंच से कब तक फ्री हो जाओगी, तुम्हें परीक्षा कब, ये प्रेगनेंसी के प्रपंच से कब तक फ्री हो जाओगी परीक्षा? बोले सर 2 महीना तो दे दीजिए मुझे कब से। तो मैं ठीक है। बाद में विद्यार्थी स्टूडेंट्स यूनियन के लोग आए, बोले सर इतने दिन बाद की परीक्षा की उम्मीद थोड़ी कर रहे थे, हम तो सोच रहे 15 दिन दे दी। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी 2 महीने बाद ही होगी परीक्षा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे काम है। बाद में जब प्रोफेसर्स की मीटिंग हुई फैकल्टी काउंसिल की, तो मैंने वाइस चांसलर के सामने ये एक्सपीरियंस रखा कि ये हमारे एक प्रशासक के नाते, मैं डिपार्टमेंट का हेड हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि सारे विद्यार्थी मेरे हैं, कोई विद्यार्थी परीक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। अगर नियम में जगह है तो हम उसका मैक्सिमम इस्तेमाल विद्यार्थी को करने दें, क्योंकि हम विद्यार्थी के लिए बने हैं। तो मैंने कहा मैंने अपने लिए रास्ता इस तरह से निकाला उन लड़कियों के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर विभाग में आप शिक्षक हैं तो आपके पास में संचालन के लिए मानवीय दृष्टिकोण का होना बेहद जरूरी है। और यही वजह थी कि विद्यार्थी किसी के भी अंडर में रिसर्च करें, कहीं भी जाएं, अगर वे कभी कोई जटिल स्थिति में फंसते थे, मुश्किल में फंसते थे, तो वे एक बार मेरे यहां नॉक जरूर करते थे, कहते थे सर ये बात है, प्लीज अगर कुछ हो सकता है तो हेल्प कर दीजिए हमारी। मैंने अपने जीवन में कभी किसी विद्यार्थी के नंबर नहीं बढ़ाए, कभी किसी विद्यार्थी को मैंने फेवर नहीं किया, बल्कि यह हुआ कि मेरे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग मेरे हाथ से नौकरी से वंचित हो गए। हम सब शिक्षकों के अंदर ये जो सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है ये बहुत भयानक होता है। एक और चीज जो कि मैंने अनुभव की, और ये लास्ट है इस पूरे के पूरे प्रसंग में, शिक्षक के प्रसंग में, अगली बार हम लोग विद्यार्थियों के प्रसंग पर कभी बात करेंगे, वो ये कि एक शिक्षक के नाते हमारे पास में मानसिक दुर्बलताएं भी होती हैं। ज्ञान हमें मानसिक तौर पर सबल बनाता है, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि हम शिक्षकों के बीच में एक प्रॉब्लम यह भी है कि हम मानसिक तौर पर दुर्बल होते हैं।
जब आप मानसिक तौर पर दुर्बल होंगे तो आपके अंदर कुछ बीमारियां होंगी, उसके कुछ लक्षण हैं। और वे जो लक्षण है वो क्या है? वो लक्षण ये है कि जैसा कि मैंने देखा और पाया, सामने मिलेंगे तो कहेंगे जगदीश्वर जी बहुत अच्छे हैं, और पीछे जाएंगे जो ही पलट के गए, अरे बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं, बहुत ही भ्रष्ट हैं वगैरह वगैरह। यानी जो देख रहे हैं और जो पीछे बोल रहे हैं उसके बीच में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। यह मानसिक दुर्बलता का लक्षण है। चुगली करना, फ्रॉड करना, झूठ बोलना, सामने कुछ और पीछे कुछ बोलना, यह मानसिक दुर्बलता के लक्षण है, और यह शिक्षकों में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। एक अच्छे शिक्षक को इस तरह की मानसिक दुर्बलताओं से बचना चाहिए। मेरे पास सरकार नहीं थी, मैं सरकार के पास कभी याचना करने के भी नहीं गया, कभी मैं अपनी पार्टी के नेताओं के पास याचना करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मैं कभी मानसिक तौर पर दुर्बल नहीं था। जो मानसिक तौर पर दुर्बल थे वे सरकार की भी चमचागिरी करते थे, वे पार्टी की चमचागिरी करते थे, वे सत्ता के साथ थे, लेकिन साथ साथ वे भय से आक्रांत भी थे। वे हमेशा भयभीत रहते थे मुझसे। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी। एक शिक्षक की ताकत उसकी मानसिक सबलता से तय होती है, उसकी ज्ञान के आधार से तय होती है, वह सत्ता के समर्थन से तय नहीं होती। सत्ता से के समर्थन से आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर सबल नहीं बन सकते। और जो आदमी मानसिक तौर पर सबल नहीं है उसके पास में अपनी पर्सनैलिटी नहीं होती, व्यक्तित्व तो नहीं होता। मेरे यहां ऐसे लोग थे, मेरे साथ में ऐसे लोग थे जो कि मानसिक तौर पर दुर्बल थे। मैं उन्हें दुर्बल ही कहूंगा। क्योंकि वे रोज एक नया किस्सा गढ़ते थे, रोज एक नया झूठ गढ़ते थे, वे एक नया गॉसिप गढ़ते थे। सच क्या है? सच वह है जो कि आपको दिखाई देता है लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते। तो जो लोग ये सोचते हो कि चुगली करना, फ्रॉड करना, मसलन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। पहली बार यह हुआ कि मैंने जब यह बात उठाई कि एक सांसद एक ही पे लेगा, वो 2 पे नहीं ले सकता, तो उस समय यह नियम नहीं था बंगाल में। 92, 93 में नियम नहीं था, आप एक से अधिक पे उठा सकते थे। तो इस बात पर डिबेट हुई, और इस बात पर डिबेट के बाद में कानून बना, और कानून बनने के बाद में लेफ्ट फ्रंट के जो एमपी एमएलए थे जिन्होंने डबल पे उठाई थी, उनकी एक पे वापस ली गई। मेरे साथ के लोग नाराज हो गए। सीपीएम के लोग नाराज हो गए इस बात से। तो मैं एक शिक्षक के नाते, मैं एक सीपीएम के मेंबर के नाते, क्या मैं फ्रॉड करने दूं? नहीं। कम्युनिस्ट होने का मतलब फ्रॉड करना नहीं है। कम्युनिस्ट होने का मतलब चमचागिरी करना नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होने का मतलब यह कि ईमानदारी के साथ और सत्य के साथ खड़े रहें आप। यह चीज मैंने सीखी थी। तकरीबन 20 एमपी एमएलए को मिला के उनकी तनख्वाहें वापस ली गईं। कई साल लगे इस कानून को बनने में, लेकिन यह बात उठाई गई।
उठाने के लिए साहस चाहिए और उसके लिए कॉस्ट मैंने दी। ये बात मैं पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये जो चीज है वो ये कि जब आप मानसिक तौर पर दुर्बल होंगे तो सत्ता के लिए आप सबसे ज्यादा उपयुक्त होंगे। सत्ता को वे लोग ज्यादा पसंद हैं जो मानसिक तौर पर दुर्बल होते हैं। सत्ता को वे लोग पसंद नहीं है जो मानसिक तौर पर सबल होते हैं। मैं 25 साल तक सीपीएम का मेंबर रहा, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी चीज पर सीपीएम के हाथ में हाथ उठा के बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे गलत लगा तो मैंने गलत बोला, सही लगा तो सही बोला। सिर्फ एक चीज ऐड कर रहा हूं मैं इसमें, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 150 रुपए महीने पर पार्ट टाइम टीचर पढ़ाते थे, 150 रुपए महीने पर। और जब ये मसला मैंने यूजीसी की टीम, जो नेक की टीम आई थी, उसके सामने उठाया तो सारे लोग नाराज हो गए। अंत में वो 150 रुपए का जो नियम तय कर रखा था उसे बदलना पड़ा यूनिवर्सिटी को। सबने मुझे धमकाया, सबने समझाया, तरह तरह से धमकियां भी दी, लेकिन मैं सरेंडर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, या तो यूजीसी का नियम मानो और नहीं तो नहीं। कहने का मेरा मतलब यह कि मानसिक दुर्बल लोगों को वहां लेफ्ट फ्रंट भी पसंद करता था। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएसएस के लोग पसंद करते हैं। मानसिक तौर पर दुर्बल लोगों को शिक्षा में कांग्रेस भी पसंद करती है। तो एक शिक्षक की जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो है उसकी मानसिक सबलता। हमारे यहां ये एक दिक्कत है कि हम सत्ता से आइडेंटिटी बनाते हैं। अरे एक शिक्षक की आइडेंटिटी सत्ता से नहीं बनती, एक शिक्षक की आइडेंटिटी संसाधन से नहीं बनती। एक शिक्षक की आइडेंटिटी बनती है उसके सबल चरित्र से और उसके ज्ञान के आधार से। आप अच्छे शिक्षक कैसे हो सकते हैं जब आप सालों साल क्लास न लें और तनख्वाह उठाएं? कैसे हो सकते हैं अच्छे शिक्षक? आप अच्छे शिक्षक कैसे हो सकते हैं कि 1 घंटे की क्लास 15 मिनट में करके चले आए? नहीं हो सकते। आपकी 60 मिनट की क्लास है, आपको 60 मिनट रहना होगा। यह मानसिक दुर्बलता का लक्षण है कि जो 15 मिनट क्लास लेता है वह सबसे ज्यादा प्यारा होता है, और जो कभी क्लास नहीं लेता वह हीरा होता है, क्योंकि सरकार उसके साथ है। मैंने इन चीजों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने कभी अपने कुलीग की भी इन कमजोरियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। आखिरी चीज, मैंने कभी किसी भी कुलीग के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मेरे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ही नहीं किया, बल्कि नर्क फैलाने की कोशिश की। और उन्होंने अपने लेफ्ट फ्रंट के साथ में सारे इस संबंधों का दुरुपयोग किया मेरे खिलाफ। लेकिन मैंने कभी अपशब्द नहीं बोला उनके खिलाफ। मैं जानता हूं कि वो मानसिक तौर पर दुर्बल है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो सांसद थे, ऐसे लोग भी शामिल थे जो प्रोफेसर थे और नामी लोग हैं। मैं नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो कल वो यही कहेंगे कि हमारी मानहानि हुई है। जी नहीं, मानसिक दुर्बलता मानहानि नहीं है। कभी सत्ता के सामने खड़े होकर बोले ही नहीं वो लोग। और मेरा तो रिकॉर्ड है इस बात का कि मैंने लगातार लिखा भी है और बोला भी है। तो एक शिक्षक को मानसिक तौर पर सबल होना चाहिए, ज्ञान के रूप में सबल होना चाहिए और प्रोफेशनल नजरिया रखना चाहिए अपना
पेशेवर रवैया रखना चाहिए अपना। जो डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं साथ में, वे मित्र नहीं हो सकते, वे पेशेवर सहकर्मी हो सकते हैं लेकिन मित्र नहीं हो सकते। आप जिस समय उनके साथ मित्रता करेंगे आपके साथ धोखा होगा। वो भीतरघात करेंगे जिनके साथ आप मित्रता करेंगे। मैंने ये मित्रता और उसके बदले में भीतरघात मैंने झेला है। एक भीतरघात की रेंज बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कभी किसी के लिए मैंने मदद से मना नहीं की, कभी किसी से। उन लोगों से भी जो लोग मेरे प्रति घृणा का व्यापार करते थे। लेकिन एक शिष्टाचार होता है, एक शिष्टता होती है। हमने शिष्टता और सभ्यता को छोड़ा नहीं कभी। कभी गलत का साथ नहीं दिया। एक शिक्षक के नाते उसकी ये जिम्मेदारी बनती है वो गलत का साथ न दे। चाहे जितने दबाव आए वो उन दबावों के सामने झुके नहीं, कंप्रोमाइज न करे। सो कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो शिक्षक आंदोलन है, शिक्षक समूह है, शिक्षक समुदाय है, उस शिक्षक समुदाय में एक वर्ग, और खासतौर मेरे विभाग में एक वर्ग ऐसा था जो मानसिक तौर पर दुर्बल था। और अपनी इस दुर्बलता के लिए या तो वो सेठों पर आश्रित थे या फिर वो सरकार पर आश्रित थे। मुझे न सेठों की जरूरत थी न सरकार की जरूरत थी। तो एक अच्छे शिक्षक के लिए, एक अच्छे नागरिक के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह मानसिक तौर पर दुर्बल न बने। मानसिक तौर पर दुर्बल लोगों के पास में अपना व्यक्तित्व नहीं होता, अपनी पर्सनैलिटी नहीं होती। और जिनके पास अपनी पर्सनैलिटी नहीं होती वे कभी भी बेहतर शिक्षक नहीं हो सकते। बेहतर शिक्षक होने के लिए बेहद जरूरी है कि आप मानसिक दुर्बलताओं से लड़ें। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं रही होगी। मेरे अंदर जो भी कमजोरी थी, मुझे पकड़ में आती थी, मैं उससे लड़ता था, आज भी लड़ता हूं। लेकिन मैंने कभी कमजोरियों के सामने समर्पण नहीं किया, और कमजोरियों की वजह से कभी मैंने किसी भी सरकारी आदमी के सामने, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मैं समर्पण नहीं किया। और न मैं किसी पद की कामना और लालसा में वहां भागा। मैं सब कुछ हासिल कर सकता था, सब कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन मुझे तो जो हासिल करना था वो एक अच्छे शिक्षक का दर्जा हासिल करना था। मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना था। और यही एक सामान्य सी चीज, एक शिक्षक को सबसे पहले एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए। यही वह चीज है जो कि मैंने सीखी। यही वह चीज है जो कि मुझे एक बेहतर ढंग से जीने में जिसने मदद की, तमाम तकलीफों के बावजूद जीने में मदद की। और यही वह चीज है, मैं आपको एक नमूना बता रहा हूं उसका, कैसे ईमानदारी पे करती है और कैसे बेईमानी पे करती। मैं 11 साल के शुद्ध शिक्षक एक्सपीरियंस के बाद मैं प्रोफेसर बन गया। मेरी पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि मैं प्रोफेसर बनूं। मेरे पार्टी के लोगों ने मेरा बायोडेटा 3 एक्सपर्ट के पास भेजा, और तीनों के तीनों एक्सपर्ट वे थे जो कि लेफ्ट नहीं थे, रिएक्शनरी थे। और यह इसलिए भेजा गया कि वो मेरा बायोडेटा रिजेक्ट कर दें। संयोग से उनमें से पहले एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि जगदीश्वर जी, हमारे पास आपका बायोडेटा क्यों भेज दिया है? और कोई लेफ्ट लिबरल टीचर नहीं थे जिनके पास भेजा था। लगता है कोई साजिश है। हमने कहा मैं तो जानता नहीं हूं भाई, और मेरी कोई रुचि नहीं है इसमें। तो बोले नहीं, हम रिपोर्ट भेज रहे हैं आपके पक्ष में। और संयोग की बात देखिए, उस जिस रात ये घटना घटी उस रात तीनों के तीनों एक्सपर्ट ने मुझे फोन करके कहा। मैंने दूसरे दिन अपने
पार्टी सेक्रेटरी से कहा, मैंने कहा कि ये नीचता की हद है कि जो डिपार्टमेंट से नाम गए उनमें से किसी भी शिक्षक के पास आपने बायोडाटा नहीं भेजा, और हिंदुस्तान के सब बेहतरीन प्रोफेसरों के नाम डिपार्टमेंट से गए थे, और सबसे रिएक्शनरी किस्म के 3 लोग छांट के उनके पास बायोडाटा भेजा गया। सिलेक्शन कमेटी बैठी, मैं इंटरव्यू देने गया। सिलेक्शन कमेटी में वाइस चांसलर ने बाकायदा यह कहा कि वे नहीं चाहते, उनके ऊपर दबाव है, वे नहीं चाहते कि जगदीश्वर को प्रोफेसर बनाया जाए। सिलेक्शन कमेटी के लोगों ने कहा कि जगदीश्वर को हम हर हालत में प्रोफेसर बनाएंगे। मैंने कभी किसी से बात नहीं की। एक शिक्षक की ताकत कहां से आती है? एक शिक्षक की ताकत आती है अपनी एजुकेशन से, अपने ज्ञान के क्षेत्र में अपनी मेहनत मशक्कत से। मैं 11 साल की सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद प्रोफेसर बना, जो कि एकेडमिक्स में रेयर चीज है। लेक्चरर, रीडर और फिर प्रोफेसर। आप उठा के देखिए, आप जितने प्रोफेसरों को जानते हैं, आप पूछिए उनसे कि वो ईमानदारी से बताएं वो कितने वर्ष में प्रोफेसर बने। और ये मुझे खुशी की चीज थी मेरे लिए, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैं मात्र 11 साल के अनुभव के बाद प्रोफेसर बना। मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग थे जो कि 26 साल, 25 साल, 30 साल इसके बाद प्रोफेसर बने। तो जाहिर है कि ज्ञान का एक दाम तो है, ज्ञान की एक कीमत तो है, मूल्य तो है, एक शिक्षक का मूल्य तो है। और शिक्षक का मूल्य किसके आधार पर बनता है? तिक्रम के आधार पर नहीं बनता, वह चमचागिरी के आधार पर नहीं बनता। चमचागिरी, तिक्रम, ये चुगली करना, ये फ्रॉड करना, ये मानसिक दुर्बलता के लक्षण है। इनसे बचना चाहिए शिक्षक को। ये शिक्षक को कमजोर बनाते हैं, ये शिक्षक को गुलाम बनाते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि हमें आपको शिक्षकों को निकलने में मदद करनी चाहिए, शिक्षकों को इस दायरे से निकलने में कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मानसिक तौर पर दुर्बल रहेंगे तो आप किसी न किसी राजनेता के चरणों में बैठे होंगे, और आप मानसिक तौर पर सबल होंगे तो आपको किसी के चरणों में बैठने की जरूरत नहीं होगी। आप स्वयं सुखी होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।